सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। मैं प्रवीण सर। आज हम लोग वर्ग 10वीं का गणित विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बात करने जा रहे हैं और वह टॉपिक है थेल्स का प्रमेय। यह थेल्स का प्रमेय विद्यार्थियों के लिए हमेशा उपयोग में लाए जाने वाला एक प्रमेय है और इसे साबित करने के लिए थोड़ा कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है। तो थेल्स के प्रमेय को आज हम लोग आसान तरीके से सीखेंगे कि कैसे इसे प्रमाणित किया जाता है। पहले एक बात बता दूं, यह थेल्स प्रमेय त्रिभुज पर आधारित है और त्रिभुज में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो थेल्स के प्रमेय द्वारा हम प्राप्त करते हैं। तो थेल्स के प्रमेय क्या है, पहले हम इसे समझते हैं। वर्ग 10वीं के गणित विषय में यह आपको पृष्ठ संख्या 137 में प्रमेय 6.1 के रूप में आपको दिखाई देगा। तो पहले हम इसके मुख्य बातों को समझते हैं कि थेल्स का प्रमेय हमें क्या समझाता है। इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अब इसे हम चित्र के द्वारा समझते हैं। तो आपके सामने एक चित्र यहां दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ABC, और इस त्रिभुज ABC में इस प्रमेय के अनुसार कहा जा रहा है कि अगर हमें इस त्रिभुज की कोई दो भुजा AB और AC पर हम एक ऐसे बिंदु लेते हैं जो दोनों बिंदुओं को मिलाने से, तो हम दो बिंदु जब लेते हैं तो इसका नाम दे देते हैं AB भुजा के पर एक बिंदु D लेते हैं और AC भुजा पर एक बिंदु E लेते हैं। इसमें बिंदु लेते समय ध्यान रखना है कि A और B का जरूरी नहीं है कि D मध्य बिंदु ही हो, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। उसी प्रकार से E बिंदु भी AC का बीच में नहीं है, कहीं भी हो सकता है। तो यह प्रमेय कहता है कि अगर हम एक ऐसी रेखा खींचें जो D और E को मिलाए, तो चलिए D और E को मिला देते हैं। तो D और E को मिलाने से हमें एक रेखा मिल गई। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर BE रेखा इस प्रकार से हम खींचें कि वह BC के यानी कि तीसरा रेखा के समांतर यदि हो, तो यह भुजा यानी यह DE रेखा दोनों भुजाओं को जिस अनुपात में यह विभाजित करता है वह बराबर होना चाहिए। यही थेल्स प्रमेय का आधार है। थेल्स प्रमेय यही बताता है। तो ये कैसे साबित होता है, तो आइए इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि थेल्स प्रमेय को साबित करने के लिए हमें कुछ कुछ चीजों को पहले समझना पड़ेगा जो आगे हमें इस प्रमेय को सिद्ध करने में सहायता करता है। तो हम लोग कैसे इसको समझते हैं, तो आइए हम लोग एक त्रिभुज अलग से बनाते हैं। ये हालांकि ये इस प्रमेय का भाग नहीं है, लेकिन हम समझाने के लिए एक अलग से आपको बताते हैं कि यह एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम हम लोग PQR देते हैं। इसका क्षेत्रफल यदि निकालना हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें कौन सा सूत्र का उपयोग करना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो इसमें आधार है QR, तो चलिए इसको लिखते हैं आधार QR और ऊंचाई यहां पे पता नहीं है। तो हम लोग P बिंदु से QR पर एक लंब डालते हैं जो QR को किसी बिंदु पर यह छूता है। तो मान लीजिए N बिंदु पर हमने लंब डाला, तो अब इसका ऊंचाई हो गया PN। तो इस प्रकार से हम लोग
एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, लेकिन यह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का यह तरीका थोड़ा कठिन हो जाता है जब वह त्रिभुज अधिक कोण हो। अधिक कोण त्रिभुज हम उसको कहते हैं जिसका एक भुजा, जैसे हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, देखिए, और ये हमारा ABC एक त्रिभुज हो गया। यह त्रिभुज इससे बिल्कुल अलग है। यह त्रिभुज में जो 20 लंब खींचे हैं वह त्रिभुज के तो अंदर है, लेकिन यहां से जब हम लोग C से जब लंब खींचेंगे तो वह AB पर नहीं आएगा, वह AB से बाहर चला जाएगा। तो इसके लिए हम लोग AB को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और तब C से एक यहाँ पे लंब हम लोग खींचते हैं, वो मान लेते हैं कि M हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे कि अधिक कोण त्रिभुज जब हो, यानी एक कोण जब अधिक कोण हो, तो वैसे त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस अधिक कोण त्रिभुज में जब हम लंब खींचते हैं तो वह लंब इस त्रिभुज से बाहर चला जाता है। इसलिए इसका जब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 गुने आधार, आधार हम लोग यहीं तक लेंगे, B तक ही लेंगे, M तक नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो हमने काल्पनिक रूप से बढ़ाया है। वास्तव में यह M इस त्रिभुज का भाग नहीं है, तो यह त्रिभुज A और B तक ही है। तो इसलिए आधार हम लोग AB लेंगे और ऊंचाई अब हम लोग CM ले लेंगे। तो यह CM इस त्रिभुज के बाहर का भाग है, लेकिन यह ऊंचाई को दिखाता है। इसलिए हम लोग ऐसे त्रिभुज में ऊंचाई बाहर लेते हैं। यह दो चीजें हमको समझना होगा, तभी हम थेल्स प्रमेय को अच्छे से सीख पाएंगे। इसके अलावा एक चीज हमें और सीखना होता है, और वो क्या होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि थेल्स प्रमेय में हमें कौन सा चीज की आवश्यकता पड़ेगी। हम लोग दो समांतर रेखाएं खींचते हैं और दो समांतर रेखाओं में हम लोग कोई दो बिंदु लेते हैं। सपोज कीजिए यह हो जाएगा BC, और यहां से एक त्रिभुज खींचते हैं AB। उसी प्रकार से एक और त्रिभुज खींचते हैं BDC। देख रहे हैं दो त्रिभुज है ABC और BDC, ये दो त्रिभुज है। तो दोनों त्रिभुज की खासियत क्या है कि दोनों का आधार तो एक है और वो दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा के बीच में है। तो ऐसे में क्या होगा कि यह दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BCD। याद रखिएगा, यह थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए ये आवश्यक एक सूत्र है, जो हम इसका उपयोग अभी करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से थेल्स प्रमेय के लिए जो चीजें आवश्यक थी हमने पहले सीख लिया। अब आते हैं कि थेल्स प्रमेय कैसे हम लोग साबित करेंगे। तो थेल्स का प्रमेय को सत्यापित करने के लिए हमें त्रिभुज ABC में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, जो रचना के नाम से हमें मिलेगा। तो पहले हमने क्या किया कि BE रेखा मिलाया, फिर DC रेखा को मिलाया, B तथा DC को मिलाया। उसी प्रकार से फिर E से एक लंब हम AD पर M खींचा, ED, तो EM लंब AD। उसी प्रकार से D से एक लंब DN खींचा AE पर, तो D लंब AE। तो ये कुछ बदलाव हो गए, कुछ रचना इसमें हमने किया। अब हमें करना क्या होगा कि एक चीज यहां देखते हैं, त्रिभुज ADE दिख रहा है, त्रिभुज ADE, इसका आधार हम लोग AD लेते हैं, पहले ये आधार लेते हैं। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो जब क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, तो क्षेत्रफल निकालने का तरीका हमने बताया 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसका आधार है आपका AD, अभी इधर से हम ले रहे हैं, और इसका ऊंचाई जो हमने लंब खींचा EM।
इसे समीकरण 1 बोलेंगे। तथा अब एक त्रिभुज हम लोग लेते हैं BDE, त्रिभुज BDE में। तो BDE का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो BDE में देखेंगे कि इसका आधार BD है, और चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अधिक कोण बन गया है, तो अधिक कोण हम लोग उसको कहते हैं जो 90 से ज्यादा हो, जो उधर झुक जाता हो। तो अब इसका जब हम लंब लेंगे तो लंब कैसे होगा, तो BD को हमने बढ़ाया M तक, और इसी का आप लंब देख रहे हैं EM। तो ये अभी हमने बताया था कि अगर त्रिभुज अधिक कोण हो तो उसका लंब जो होता है उस त्रिभुज से बाहर चला जाता है। तो उसी प्रकार से EM वह इसी त्रिभुज का लंब है, लेकिन वो बाहर हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2। आधार तो हमारा DB है, लेकिन इसको ऊंचाई हम लोग EM लेंगे। यह समीकरण 2। तो इस प्रकार से दो त्रिभुज अभी इधर वाले AP साइड में पड़ने वाले दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, और इसका समीकरण हम प्राप्त कर लिए। तो अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे, 1 में 2 से भाग देंगे। देखिए कैसे भाग देंगे, तो इसका LHS बटे उसका RHS। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, सॉरी त्रिभुज ADE, और ये है आपको त्रिभुज BDE। यहां हो जाएगा त्रिभुज BDE। तो त्रिभुज हो जाएगा BDE। अब इसका बट्टे इधर RHS लोग ऊपर ले लेते हैं, AD गुने AM, और इसका बट्टे लेते हैं 1/2 गुने DB गुने EM। तो आप देख सकते हैं कि EM और 1/2 कट जाता है, और आपको अंत में बचेगा AD बटे DB। यह समीकरण 3 हो जाएगा। तो यह हमारा इस थेल्स प्रमेय को साबित करने के लिए इस प्रकार से हम एक पहला तरीका इधर से लेते हैं, दूसरा तरीका इधर से जब लेंगे AC से, तो उधर पड़ने वाले कौन कौन त्रिभुज हैं उसका हम देखते हैं। तो इससे पहले हम मिटा देते हैं। हमारा त्रिभुज 3 तक ये कामयाब है, और ये बाकी चीजें हम अभी मिटा देते हैं। तो जो हमें यहाँ प्राप्त हो गया है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आगे आसान हो। तो त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। यहाँ हमें एक अनुपात मिल गया है AD बटे DB। ये हम इक्वेशन 3 यहाँ लिख लेते हैं, और इसका काम खत्म। अब उस साइड से चलते हैं। तो उधर से जब हम चलेंगे तो AE हमें एक त्रिभुज उधर से हमें दिख रहा है, तो उसका नाम हो जाएगा त्रिभुज ADE। वो भी है लेकिन उधर से। तो हम उस साइड से जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार अवधि हम लोग AE लेंगे उधर से। तो आधार हो जाएगा AE, और इसका ऊंचाई हो जाएगा DL। ये समीकरण 4 मान लेते हैं। तथा त्रिभुज, अब यहाँ पे इस साइड से देखेंगे कि AEC का आधार वाला एक त्रिभुज है DEC। तो DEC देखेंगे इसका क्षेत्रफल
तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल हम लेंगे तो इसका आधार हम लोग लेंगे उधर से EC, और चूंकि ये भी यहाँ पे भी एक 90 डिग्री से ज्यादा कोण बन रहा है तो इसका ऊंचाई किधर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, DL। तो इसका ऊंचाई हो जाएगा DL, ये 5 हो जाएगा। फिर दोनों का अनुपात लेंगे, यानी कि त्रिभुज 4 भागे 5 दोनों में भाग लगा देंगे तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। दोनों का हम बट्टे लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि जब दोनों को बट्टे करेंगे तो 1/2 कट जाएंगे और DN कट जाएंगे, तो बचेगा आपको AE बटे EC। यह समीकरण आप 6 इसे बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें 2 अनुपात मिला, एक समीकरण 3 से और एक समीकरण 6 से। तो दोनों में हम तुलना करेंगे तो देखेंगे कि ऊपर का त्रिभुज यहाँ पे तो मिल रहा है, लेकिन नीचे वाला त्रिभुज का नाम अलग अलग है, और ये हम चित्र में देखेंगे कि कहाँ कहाँ है। तो एक है त्रिभुज BDE इधर से, और एक है त्रिभुज DEC यानी DEC उधर से। तो ये दोनों त्रिभुज में आप देखेंगे कि इसका आधार तो एक है, और चूंकि पहले ही आपको दिया हुआ है कि जो DE भुजा है वह समांतर है BC का। खेस प्रमेय में बोला गया था कि हम DE ऐसी रेखा खींचेंगे जो BC के समांतर हो, तो समांतर हो गया। और ये दोनों त्रिभुज जो बने हैं वो आधार एक ही है और उसका 2 समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो क्या होगा कि चूंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DEC एक ही समांतर रेखाओं के बीच हैं और उनका आधार एक ही है। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि दोनों का जो क्षेत्रफल है बराबर हो जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। तो अगर ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तो हम देखेंगे कि समीकरण 3 में इसका मान हम रख देते हैं। समीकरण 3 से तो समीकरण 3 क्या कहता है, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। तो अब हम लोग BDE के जगह पर क्या रखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, और बराबर में हमारा AD बटे DB रहेगा। ये समीकरण हम 7 ले लेते हैं। तो अब देखेंगे कि 6 और 7 का जो LHS है वह अनुपात में बराबर आ गए, तो इसका RHS का अनुपात क्या होगा, RHS का अनुपात भी हमारा बराबर हो जाएगा। तो अतः समीकरण 6 तथा 7 से क्या होगा, AE बटे EC बराबर AD बटे DB। तो इस प्रकार से जो हमें अनुपात प्राप्त हुआ, यानी कि हमारा AE बटे EC बराबर AD बटे DB, इसको हम लोग सीधा भी लिख सकते हैं, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो यही हमारा थेल्स का प्रमेय साबित हो गया।